मैंने अपने मकान मालिक पर मेरी इज्जत लूटने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। फिर पड़ोसियों ने वो किया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जालिम आदमी ने मेरी इज्जत रोंद डाली। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए तो मुझे बर्बाद कर दिया है। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैंने रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया था कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया था। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सबकी हमदर्दी मेरे साथ थी। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआएं दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपनी बेगुनाही बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे ही साथ थी। मैं रोते रोते तिरछी निगाह से अपने मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वो किराया मांगने मेरे घर पर आया था और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली थी। आज भी वो किराया मांगने आया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए ये खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई कि आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी। पहले तो वो मुझसे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाएं, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ मेरे घर में नहीं है और इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ। वो बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरे बार बार कहने पर वो घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंका, अपने बालों को नोचा और फिर बहुत तेज़ी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी ज़ोर से दबाया था कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने यह सब कुछ इतनी चालाकी से और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरा 30 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसके तो दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत करूँगी। मैंने उसे पैसे देने के बजाय अपने घर और अपने आप को बिखेर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह हमारी किराए से जान छूट जाएगी और वो डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी इस हरकत से वो इतना ज़्यादा डर गया था और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वो मेरी इस हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया था कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका भी नहीं मिला। ये एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ पर सबके घर एक दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर ही आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए तो मकान मालिक बहुत गुस्से से मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी। और अब जब वो समझ चुका था कि मैंने उसके साथ क्या किया है, तो वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने शोर बंद नहीं किया तो वो मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से भी नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और चीखती चिल्लाते हुए बाहर निकल गई। मेरे बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े और गर्दन और बाजू पर मौजूद उंगलियों के निशान देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इकट्ठा हुए लोग मुझे इस हालत में देखकर आपस में कानों में बातें करने लगे। मैंने रो रो कर इस कदर हंगामा खड़ा किया था कि वहाँ मौजूद औरतें मुझे सहारा दे रही थी, मेरे ऊपर तरस खा रही थी।
इस मकान मालिक को कोस रही थी। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो कहता ही चला जा रहा था। हर कोई मकान मालिक को यह कहकर कोस रहा था कि देखने में तो कितना सीधा साधा और शरीफ नज़र आता है, लेकिन करतूत तो देखो। जवान लड़की को अकेले घर में क्या देखा, अपनी औकात दिखा बैठा। माना कि ये लोग गरीब हैं, किराया नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी दरिंदा हमारी बच्चियों की इज्जत लूट लेगा। ये लड़की सिर्फ अपनी माँ की नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले की भी बच्ची है, और मकान मालिक की ये घटिया हरकत पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। पूरा मोहल्ला ही मेरा हमदर्द बनकर खड़ा था। ये सब वही लोग थे जिन्होंने हमारी गरीबी का कभी एहसास नहीं किया था और ना ही कभी हमारे घर में होने वाली दिक्कतों का। इससे पहले हमें कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब इस तमाशे में सब बराबर का हिस्सा ले रहे थे। कुछ लोग तो आग में घी डालने का काम कर रहे थे और मकान मालिक पर चढ़ चढ़कर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई और वो ये सब मंजर देखकर हैरान रह गई और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैंने ये ड्रामा किया है। माँ भी दूसरों की तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने जब मेरी माँ की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा। ये तो सारी ज़िंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी। तुझे तेरे किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और ये घर भी इसके नाम करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे और पुलिस चौकी में भी तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है, वो एक शरीफ शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सब ने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वह राजी हो गया। लेकिन इस सारे ड्रामे में मैंने इस शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मैं उसे बदनाम करवाकर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वो खुद ही डर की वजह से कभी इस घर का रुख नहीं करेगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने तो हमारी शादी का शोर खड़ा कर दिया था, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वो मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। फिर मैं कैसे उसके साथ विवाह कर सकती थी, और विवाह के बाद तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करता। इसलिए मैंने उससे शादी करने से मना करना चाहा, लेकिन वहाँ पर जितनी भी औरतें खड़ी थी सब मिलकर मुझे समझाने लगी, कहने लगी कि अब तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हारा आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। अब तुम किसी को कैसे मुंह दिखाओगी, लोग तुम्हें ताने देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इसके साथ शादी कर लो। मेरा खेल मुझ पर ही भारी पड़ गया था। मेरी माँ भी मुझे समझाने लगी कि जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। मकान मालिक एक अच्छा आदमी है, वक्ती तौर पर शायद शैतान के बहकावे में आ गया होगा। तुम इसे इसी वक्त शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वैसे भी हम इतने गरीब हैं और तुम्हारे सर पर बाप का साया ही नहीं है, भला तुमसे कौन शादी करेगा। और फिर सब लोगों ने मिलकर मुझे इस विवाह के लिए मजबूर कर दिया। इतने लोगों की मौजूदगी में ज़बरदस्ती हम दोनों को विवाह करना पड़ा और मकान मालिक को ये घर भी मेरे नाम करना पड़ा। जिस घर के किराए के लिए वो इतना हंगामा खड़ा किया करता था, अपनी इस जीत के लिए मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया और अब तो ये घर भी मेरे नाम हो गया। अब हमें इस घर का किराया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस शादी ने मुझे परेशान कर रखा था। अब मैं पता नहीं कैसे इस मकान मालिक से अपनी जान छुड़ा लूँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवाह के बाद लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मुझे लगा था कि वो मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की ये बात सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था
कि अब इससे आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अभी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वो पहले से शादीशुदा भी था। उसके घर में उसकी बीवी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को ज़ोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी आपके घर से रुखसत हुई। अब यह मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ ही रहेगी, और ये घर आज से आपका है। आप इसमें चैन सुकून से रहिए। आज के बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। वो आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले गाड़ी में बैठते ही मेरे हाथ पैर कंपकपाने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरी माँ मेरे साथ थी और ना ही मोहल्ले वाले। आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होना था। अब जो कुछ भी ये आदमी मेरे साथ करता वो मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफ़रत देखकर मेरी तो जान निकल रही थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वो मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे क़यामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वो मुझ पर पूरा हक रखता था। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करता। यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था, लेकिन इस वक्त वो मुझसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैंने बहुत चालाकी से जो तमाशा खड़ा किया था वो ख़त्म हो चुका था और अब मुझे डर लग रहा था। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर ही पछता रही थी। यही सब बातें सोचकर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वो इतनी खूबसूरत और गोरी थी, मैं उसे देखती की देखती रह गई। मैं पहली नज़र में ही उसे पहचान गई थी कि वो मेरे मकान मालिक की पहली बीवी है। उसे देखते ही फ़ौरन मेरे दिमाग में ये बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वो मुझ जैसी लड़की पर क्यों नज़र डालेगा। जैसे जैसे वो लड़की मेरे करीब आने लगी, मेरे होश उड़ने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती। और जिस तरह आज हमारा विवाह हुआ था, उसके बाद तो मुझे इस लड़की से किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। शायद उसके पति ने उसे मेरी सच्चाई बता दी हो। शायद वो जानती हो कि मैंने किस तरह उसके पति पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जत किया है। अब शायद ये मुझसे इस सब का बदला ज़रूर लेगी। अगर सच में उसे ये सब कुछ पता होगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ में कुछ तलाश कर रही हो। कुछ देर वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बालों को बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो। तुम तो तैयार भी नहीं हुई हो। तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती हो। उसकी बात सुनकर मैंने घबरा कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बात करने में ना ही कोई चुभन थी और ना ही कोई ताना, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी यही मुस्कुराहट मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरत से इस सारे मंजर को देख रही थी कि मैं उसकी सौतन थी और वो कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी, और वो भी इस तरह के विवाह पर। लेकिन वो तो बहुत ही मोहब्बत से बात कर रही थी। थोड़ी देर वो मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में मोहब्बत की चाशनी घुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जिससे मुझे ऐसा लगे कि वह मुझसे नफ़रत करती है, और ना ही कोई दुश्मनी की बात की थी, बल्कि वो तो बराबर मुस्कुराती ही चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातों ने मुझे कुछ हौसला दिया था और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे अनिल से बहुत डर लग रहा है।
पता नहीं वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन गरीबी ने मुझे यह गलत कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैं उस लड़की से अपने किरदार की सफाई पेश करने लगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, अनिल बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ ही देर बाद लौटकर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने ज़बरदस्ती वो दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ाया और मुझसे कहने लगी, यह दूध पी लो और तुम देखना अनिल तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वो दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि सारे ड्रामे की वजह से मैं दोपहर का खाना खाना भी भूल गई थी और उसके बाद शादी का चक्कर और इस घर के आने तक रात हो गई थी। इसलिए मैंने भी वो दूध का गिलास पूरा ख़त्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला और ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सौतन दूल्हा बनी कमरे के अंदर आ रही थी और उसने कमरे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी इस हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पता नहीं वो किसकी शादी की शेरवानी पहन कर आई थी जो उसे साइज में बहुत बड़ी आ रही थी और सर पर भी उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले मेरी सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी, अचानक इसको क्या हो गया? वो क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई है और इसने दरवाजे में अंदर से कुंडी क्यों लगाई है? वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी मखमली डिब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी जिसमें खूबसूरत सी सोने की चेन चमक रही थी। वो मोहब्बत से मुस्कुराती हुई कहने लगी, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। मेरी तरफ से तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी ये बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वो तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैं डर कर अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मैंने उसे गुस्से में कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। उसने मुझे हाथ से पकड़ा और ज़बरदस्ती दोबारा बिस्तर पर बैठाकर कहने लगी, मैंने कहा ना तुम मेरी दुल्हन हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूँगी, तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं, लेकिन वो लड़की तो दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उससे छुटकर दरवाजे के पास पहुंची और कुंडी खोली तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे मकान मालिक अनिल की शक्ल नज़र आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। सच तो ये था कि मैं अपनी सौतन की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो अनिल मुझे नफ़रत से देखने लगे और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर बैठी अपनी बीवी पर पड़ी तो वो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, सोनम तुम ये क्या कर रही हो? अनिल को देखकर सोनम कहने लगी कि मैं तो दूल्हा बनी थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है, मैंने इसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन यह अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया है। अनिल ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और सोनम को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो सोनम हम अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से इन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। अनिल ने भी इससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे और ना ही इस घटिया हरकत पर उसे डांटा था। वो सोनम को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चले गए और मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। काफ़ी देर बाद अनिल वापस मेरे कमरे में मेरे पास आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अनिल कहने लगे कि मेरी और सोनम की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी।
हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। इस शादी से हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 4 महीने बाद ही सोनम प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही अचानक से हमारा बच्चा ख़त्म हो गया और सोनम से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला और समझाया कि औलाद तो भगवान की देन होती है, अगर चली गई तो क्या हुआ, ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी देगा। मेरे समझाने से धीरे धीरे सोनम वापस ज़िंदगी की तरफ आ गई। इस बात को 7 महीने ही हुए थे कि सोनम दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरती। मैंने सोनम को अपने सर आँखों पर बिठा कर रखा, लेकिन किस्मत को शायद हमारा माँ बाप बनना मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीनों में हमारा बच्चा फिर से ख़त्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर सोनम पूरी तरह से टूट गई थी। भगवान ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दी। इस बार जब सोनम प्रेग्नेंट हुई तो वो सारा दिन खोई हुई बैठी रहती, अपनी जगह से हिलती डुलती भी नहीं थी। उसे डर लगता था कि कहीं हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसकी चलती है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार सोनम ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन वो बच्चा 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारे घर में नहीं रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत ने सोनम को इस कदर तोड़ कर रख दिया कि उसकी दिमाग की हालत ख़राब हो गई और पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वो छोटे बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू कर देती, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, कभी खुद को दुल्हन की तरह तैयार करके दूल्हा बन जाती, तो कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन और जायदाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोनम के इलाज के पीछे सब कुछ ख़त्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस हालत में सोनम को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपने कारोबार से अपना ध्यान हटा लिया और अपना सारा ध्यान और वक्त सोनम को देने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। एक वही घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। मजबूरन मुझे किराए के लिए तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था सोनम के इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता। मेरे हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं कुछ बिना सोचे समझे तुम लोगों पर चीखता चिल्लाता और गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और मेरी फ्रस्ट्रेशन तुम लोगों पर निकल रही थी। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक के बाद एक 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सोनम अपने आप को नहीं संभाल सकी और वह दिमागी बीमार हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात सोनम के इलाज के लिए परेशान रहता। अब मेरा कारोबार भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सब कुछ बिखर गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आज सोनम का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा कि तुमसे किराए के पैसे लेकर सोनम को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने एक दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं सोनम को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकता। यह कहकर मेरे मकान मालिक ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगे कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। मैं जो गुस्से में अपने मकान मालिक को शैतान कहा करती थी, मुझे अब अपने आप पर अफसोस होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया। उसके गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वो जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरियों से लड़ रहा था और मैं उसे गुस्से वाला और जालिम समझती रही। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर अपने दुख छुपाए होता है। हम इंसानों को उनके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए। अनिल का सच जानकर मैं उनके पैरों में बैठ गई और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। अनिल ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मुझे माफ़ कर दिया। उन्हें भी इस बात का एहसास था कि मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं। मैंने अनिल से वादा किया कि आज के बाद मैं सोनम का ख्याल रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद सोनम के सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने काम पर और अपने कारोबार पर ध्यान दे सकते हैं। शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ़ कर दें। मेरी बात सुनकर अनिल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। अगले ही दिन से मैंने सोनम की सारी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वो मेरे साथ दुल्हन बन जाती तो कभी दूल्हा, कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती तो कभी बिना वजह बैठे बैठे ही नाचने लगती। मैं भी पाबंदी से उसे वक्त पर दवाई देती रही और वक्त के साथ साथ वो भी पहले से बेहतर होती जा रही थी। और इस बात से अनिल भी बहुत खुश थे कि ज़िंदगी धीरे धीरे सीधे रास्ते पर आ रही है। अनिल ने मेरे साथ कोई भी जुल्म या ज्यादती नहीं की थी, बल्कि अपनी खुशी से मुझे मेरा हक दे दिया था। अब सोनम की हालत भी बहुत बेहतर हो चुकी थी और अब अनिल ने अपने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी अब पहले की तरह हरा भरा हो गया था। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने थोड़े समय में ये बात अच्छी तरह सीख ली थी कि इंसान को कभी भी उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके अंदर से परखना चाहिए। जब तक मैं अनिल के सच से बेखबर थी, मेरी नज़र में वो बहुत गुस्से वाला और बहुत बुरा आदमी था, लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई और उसका दुख पता चला तो मैं कांप उठी थी। वो तो अपने आप में दुखों का दरिया समाये बैठा था। आप लोग भी सोनम के लिए दुआ कीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से भगवान उसकी गोद में औलाद का सुख दे दें। एक औरत के लिए अपनी औलाद को 3 बार खो देना बहुत बड़ा सदमा होता है और फिर सोनम तो इस सदमे को अपनी जान पर खेल रही थी। क्या पता किसकी दुआ से उसे एक नई जिंदगी और खुशियाँ मिल जाए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।